चलो भाई, अब मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसमें भाई इसमें 1 2 3 सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसमें। प्रोफाइल्स बोल लो, फॉर्मूले बोल लो, मेजॉरिटी सवाल उनसे आते हैं मेजॉरिटी सवाल भाई साहब। बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं इसमें यार। पिछले साल भी बोला था, उसके पिछले साल भी बोला था, सारी बात सच होती है यार, सारी बात सच होती है। जेई मेन को कोई एनालाइज करने वाला बंदा चाहिए यार, जेई मेन अपने आप एनालाइज होता है भाई। 3 चीजें बताऊंगा इसमें, 3 है ना, उन 3 को भूलना मत। पिछले साल 4 बोली थी, इस बार 3 बोल रहा हूं, क्योंकि 1 कम आई 3 ज्यादा आई, तो इस बार मैंने 3 कर दिया उनको। वो बता भी दूंगा कौन सी चीज थी वो, लेकिन 3 इसमें इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं मेन के हिसाब से। एडवांस के लिए अलग होती हैं, मेंस के लिए अलग होती हैं। अभी मेंस की बात कर रहे हैं अपन। ये 3 चीजें तो ढंग से करके ही जाना है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, इसमें 1 सवाल भी आ जाता है, इसमें 2 सवाल भी आ जाते हैं। जनरली इस पर्टिकुलर उसमें से 1 का एवरेज होता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक में, एक न्यूक्लियर में, और कई बार इसमें से 2 फोटो इलेक्ट्रिक में से 1, न्यूक्लियर में से 1, तो 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में बैठते हैं इसमें से। तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलो चालू करते हैं, ठीक है ना। सुपर मेगा रिवीजन, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड भाई साहब को मैंने लास्ट में डाल दिया इस बार। हर बार मैं पहले बढ़ाता था, रदरफोर्ड से आता ही नहीं है, रेयर। बोर मॉडल जिंदाबाद। बोर मॉडल से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बेसिक बता देता हूं और फिर फॉर्मूले फिजिक्स की फील के साथ में आज बता दूंगा, तुम भूलोगे ही नहीं। पता है पिछली एसएमआर के बाद जब मैं सेंटर पे गया था, कोटा में ही सेंटर है, कोटा में सेंटर जो आता है जेईई मेन का, तो फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही बच्चा आया, अरे सर मैं क्या बताऊं, एसएमआर में जो आपने उस फॉर्मूले की फील दिलाई थी सर, उसी से सवाल आ गया एज इट इज। नाच रहा था बच्चा वो, बहुत ध्यान से। चलो, तो बोर भाई साहब ने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। और सिर्फ कुछ ही अलाउड ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे सब जगह नहीं मिल सकता वो। कुछ ही अलाउड ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है। वहां पर एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, एनर्जी लूज नहीं करता वहां पर वो। उन ऑर्बिट्स में ऐसी क्या खास बात होती है लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सब जगह नहीं मिल सकता। मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 10 फ्लोर हैं, ग्राउंड 1 2 3 4 या ग्राउंड 2nd 3rd 4th ऐसे करके मानो, तो तुम कभी 2.5 फ्लोर पे नहीं मिल सकता ना, उसमें लिफ्ट है सिर्फ, मान लो लिफ्ट है उसमें सिर्फ, तो या तो तुम 2nd फ्लोर पे मिलोगे या तुम 3rd फ्लोर पे मिलोगे। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं 2.5 फ्लोर पे रहता हूं, अबे तू रहता ही नहीं है मतलब वहां पर, क्या लिफ्ट के बीच में लिफ्ट को ऑफ करके वहां रहता है क्या तू? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा है, वो n = 1, इसको n = 1, n = 2 ऐसे नंबर दे देते हैं n, है ना। ऐसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब 2 इक्वेशंस से सारा बोर मॉडल डिराइव हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो 2 इक्वेशंस से सारा बोर मॉडल डिराइव हो जाता है। एक होता है mvr = nh/2π, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होती है इसकी स्पीड जिससे ये घूम रहा है, r होता है इसका रेडियस। mvr = nh/2π, mvr = nh/2π, mvr = nh/2π। और एक होती है सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक की इक्वेशन। इसके अंदर चार्ज मान लो q1 है, इसका चार्ज है q2, तो अट्रैक्टिव फोर्स k q1 q2/r² = mv²/r mv²/r। अब यहीं पर ही एक बात बता देता हूं, जेईई एडवांस जिसकी बात अपन बाद में करेंगे मिशन आईआईटी में, बिल्कुल जेईई एडवांस इनके अंदर घुसता है। ध्यान से सुनना, देखो जेईई एडवांस इनके अंदर घुसता है, लेकिन जेईई मेन इनके अंदर रेयरली घुसा है।
पिछले 5 साल से मैंने देखा है एक भी बार, ऑलमोस्ट एक भी बार नहीं घुसा है। जेईई मेन पूरा फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है, जे एडवांस इसके अंदर चीरफाड़ करता है। तो जे एडवांस वाली प्रोफाइल अभी नहीं बता रहा हूं, बोल के कर रहे हैं क्योंकि हम ये सुपर मेगा रिवीजन जेईई मेन के लिए कर रहे हैं, नीट में भी नहीं जाता है वो बिल्कुल अंदर। Q1 इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका चार्ज हो जाता है, इसमें चार्ज हो जाता है प्लस ZE। एक प्रोटॉन के ऊपर E चार्ज होता है तो प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस E, तो Q2 की वैल्यू माइनस E, Q1 की वैल्यू ZE। ठीक है ना, Z एटॉमिक नंबर हो गया, Z एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसके अंदर में एडवांस घुसता है कि अगर ये फोर्स R³ हो जाए तो V बताओ, R बताओ। मेन चुपचाप ये दोनों को लेते हुए करता है। तो इनसाइड इसके हम अभी नहीं जा रहे हैं, वो जे एडवांस से जाता है। ठीक है ना, इतना टाइम मैंने तुम्हारा बचा लिया अभी। ठीक है, अब देखो, अब भाई साहब फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये 5 स्टार फॉर्मूला है यार। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे डिपेंड करता है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट nth शेल में पड़े हुए का रेडियस कितना होगा वो डिटरमाइन होता है a नॉट n स्क्वायर बाई जेड। इसमें तुम्हें n स्क्वायर बाई जेड की प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है, n स्क्वायर बाई जेड की प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है इसमें तुम्हें। a नॉट की वैल्यू, a नॉट कांस्टेंट को बोर रेडियस बोलते हैं, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो टेंशन मत लेना, लेकिन n स्क्वायर बाय जेड याद होना चाहिए, n स्क्वायर बाय जेड याद होना चाहिए। अब बच्चे भूल जाते हैं कि सर z बाई एन स्क्वायर था, z स्क्वायर बाई एन था, n बाई जेड था, n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर था, क्या था फॉर्मूला। आज तुम्हें ऐसी फिजिक्स की फील करा दूंगा, तुमने शायद इसकी कभी भी नहीं देखी होगी। ये जब मैं पढ़ता था ना तब मेरे को आई थी यार, एन स्क्वायर से इसलिए एन स्क्वायर है और जेड से इसलिए है। अब ध्यान से सुनना, ये फिजिक्स की फील यार, मतलब तुम इसमें मतलबी बन सकते हो या तो दोस्तों के साथ शेयर मत करना, ये बहुत ज़बरदस्त फील है ना। देखो एन स्क्वायर क्यों आ रहा है और जेड और न्यूमरेटर में क्यों आ रहा है और जेड नीचे क्यों आ रहा है। अब ध्यान से सुनना यार, रेडियस मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, रेडियस मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, है ना। अब तुम एक बात समझना, और z नीचे क्यों आ रहा है, पहले z नीचे क्यों आ रहा है वो बता देता हूं। z इसके अंदर z प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर z प्रोटॉन्स हैं। एक बात सोचो, जितना ज्यादा z होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास उतना खींचेगा। ध्यान से सुनना, देखो गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ये मतलब 4 नंबर पक्के हैं तुम्हारे इसमें से। जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारी होने वाली चलो वहां नहीं जा रहा यार मैं, छोड़ो तुम किसी को खींच रहे हो, तुम ज्यादा खींचोगे तो वो तुम्हारे पास रहेगा या रहेगी या दूर रहेगा। z मैंने इंक्रीज करा मतलब मैंने फोर्स इंक्रीज करी, तो पास बुलाया कि दूर भगाया। मैं खींच रहा हूं भैया, तो r डिक्रीज करेगा। सोच के देखो, r डिक्रीज करेगा। मैं किसी को ज्यादा खींच रहा हूं तो भैया r डिक्रीज करेगा, तो z इंक्रीज करेगा तो r डिक्रीज करेगा। इसलिए z डिनोमिनेटर में आ रहा है। फील आई क्या? मैंने न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो तेज खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, r घटेगा, तो z बढ़ाने से r घटेगा। देयरफॉर 1 बाई z आया। अब n ऊपर क्यों आता है ये समझते हैं। अब यार जैसे जैसे फ्लोर का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे r तो बढ़ेगा ही सही। यार मैं एक न्यूक्लियस से ज्यादा दूर वाले फ्लोर पे जा रहा हूं तो यार r तो बढ़ेगा ही सही। n बढ़ाने से फ्लोर बढ़ रहा है तो r तो बढ़ेगा ही सही।
तो n ऊपर आ रहा है। यार मैं जितना दूर जा रहा हूं उतना दूर जा ही रहा हूं, है ना। अब मान लो मैं कोटा से जयपुर गया, दूर चला गया, है ना। फिर मान लो कलकत्ता और दूर, फिर मान लो यूएसए और ज्यादा दूर, तो डिस्टेंस बढ़ गया। सर n स्क्वायर क्यों आ रहा है? मैजिक फिजिक्स का यहां पर है, फिजिक्स का मैजिक यहां पर है। अब इसके साथ में एक और हो रहा है, ये बच्चे समझ सकते हैं, देखना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ये वही लॉजिक है। दूसरा, n पे डिपेंडेंस कहां से आ रही है? जैसे ही फ्लोर बढ़ा, जैसे ही दूरी पड़ी, अट्रैक्शन की फोर्स भी कम हो गई। n बढ़ने के साथ में फोर्स घट गई, तो रेडियस बढ़ गया। डबल इफेक्ट आया n का। एक तो वो दूर हो गई, दूर होने से दूर तो हो ही गई, एक और चीज साथ में हो गई, मेरे और उसके नहीं, तुम्हारे और उसके बीच में जो फोर्स थी वो भी कम हो गई, तो वो और दूर चली गई। इसलिए दूर नहीं जाने देना चाहिए। बात समझ में आई क्या? एक तो दूर गई तो दूर गई, दूसरा दूर जाने से डबल इफेक्ट हो गया, मेरे से उसकी फोर्स घट गई, मेरे से नहीं मतलब तुम्हारे से उसकी फोर्स घट गई, तो वो और दूर चली गई। इसलिए n स्क्वायर आता है, इसलिए n स्क्वायर आता है। आए क्या बात समझ में सबको? ऊपर n स्क्वायर क्यों आया? कुछ लोग अपनी अब जोड़ियां बनाने में लग गए चैट में, बेशर्मो नालायकों। ऊपर n स्क्वायर आया, समझ में आई क्या बात सबको? फील आई? किस किस को फील आई? दिल दे के बता दो एक बार, वो चैट में दिल देना, किसी और को नहीं, मेरे को ही देना है तुम्हें नालायकों। n स्क्वायर ऊपर आया क्योंकि n बढ़ाने से दूर गई, और दूर जाने से फोर्स घटी तो और दूर गई, डबल इफेक्ट, स्क्वायर में इफेक्ट आया। और z बढ़ाने से मैंने खींचा ज्यादा, मैंने नहीं यार, मैं बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, तुमने खींचा ज्यादा तो पास आई। मैं तो बोल नहीं सकता नालायकों, अगला लेक्चर ही नहीं ले पाऊंगा फिर मैं तो। नहीं तो तुमने z बढ़ा लिया न्यूक्लियस का, तो तुम्हारी फोर्स बढ़ गई, तो वो पास आई, n r कम हो गया। वाह भाई वाह। तो भाई फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। सोचो पूरा साल भर अगर अपन ऐसे पढ़े फिजिक्स को तो मजा ही आ जाए यार, फील के साथ में पूरा एडवांस लेवल पे समझते हुए मजा ही आ जाए। काफी सारे बच्चों के साथ मैं यही दिक्कत देखता हूँ यार, उन्होंने फिजिक्स को एडवांस लेवल पे पढ़ी नहीं है, मजे 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 में चलता जा रहा है, लास्ट में रियलाइज होता है यार क्या हो गया ये। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, आगे की लाइन ऐड कर देता हूँ, सरल वही जो सिलेक्शन करा दे। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, फील आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये याद रखना कि भाई n स्क्वायर बाय जेड अब भूलना नहीं है। तो एक n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड। 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं नहीं कर रहा हूं तुम करो 10 सेकंड के लिए। इस फॉर्मूले को अंदर दोहरा लो, आर एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। और जब तुम एन स्क्वायर बोल रहे हो वो तुमसे दूर गई तो दूर गई, और फोर्स भी कम हो गई तो और दूर गई, एन स्क्वायर। और तुम स्ट्रांग हुए तो तुमने ज्यादा खींचा, पास आई इलेक्ट्रॉन, तो आर कम हो गया, तो जेड नीचे आ रहा है, एन स्क्वायर ऊपर आ रहा है। एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। यो अब अपन अटैक करते हैं सीधे पीवाईक्यूज पे। दे धमाधम। ये लेटेस्ट पीवाईक्यू है। अबे यार ये नंबर भी लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो लेटेस्ट पीवाईक्यू है, सबका सही होना चाहिए। इसी तरीके के पीवाईक्यूज आते हैं और तुम्हारी शिफ्ट में भी हो सकता है आ जाए ये, इसको गलत नहीं करना है किसी भी हालत में। 4 नंबर अपने हैं, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। तो थर्ड ऑर्बिट है आर, चौथे में पूछा हुआ है, तो R3 प्रोपोर्शनल टू ए नॉट भाड़ में जाए, या चलो ए नॉट भी ले लेंगे यार, ए नॉट भी ले लेंगे, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, 3 स्क्वायर बाई जेड, जेड तो सेम ही है, हाइड्रोजन है, तो R4 बराबर ए नॉट 4 स्क्वायर बाई जेड। ये गिवन है आर के टर्म में निकालना है, 16 और 9 आएगा,
16 और 9 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट ही कर दो, 16 और 9 आएगा। और दूर जाने पे रेडियस बढ़ता है तो 16/9 ही आएगा, 16/9 ही आएगा। एक से ज्यादा होना चाहिए, ये एक से ज्यादा होना चाहिए। दूर जाने पे रेडियस बढ़ता है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया, कम तो हो ही नहीं सकता रेडियस दूर जाने पे। अबे तीसरे ऑर्बिट का कम होगा, चौथे का ज्यादा होगा, तो 1 से कम तो हटा ही दो। स्क्वायर है तो 16/9 ही आएगा। इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। शाबाश, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा ना तुम फोड़ दोगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब थोड़ा सा टफ करते हैं। अब एक चीज और है छोटी सी, अब ये लिथियम 2+ बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। यार लिथियम का Z याद रखना, इसका Z होता है 3 और बेरिलियम का Z होता है 4। मैं भूल जाता हूं तो ऐसे याद कर लेता हूं कई बार, वैसे तो याद रहता है, पर लिथियम में से 2 हटाए, 1 बचा के रखा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इनिशियली, तो इसका Z 3 होगा। बेरिलियम में से 3 हटाए, 1 बचा के रखा, इसका मतलब इसका Z 4 होगा। बताता हूं वो, देख बाकी लोग ये सॉल्व करो। पहले वाले सवाल में बेटा तीसरे ऑर्बिट का R दे रखा था और चौथे का पूछा था, तो एक तो फॉर्मूले से कर लिया, चौथा प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर और तीसरा प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर, तो 16/9 आ गया। मैंने ऑप्शन रिजेक्शन से ऐसे बताया फिजिक्स की फील्ड से, पहले वाला सवाल, कि बेटा तीसरे से जब आप चौथे माले पे जा रहे हो तो ग्राउंड मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, तो R ज़्यादा आना चाहिए, तो आंसर 1 से R से ज़्यादा आएगा, तो 9/16 रिजेक्ट हो गया, 16/9 बच गया। अब ये करो, चलो इसमें बच्चों का आंसर C आ रहा है, C में हम अज्यूम कर रहा हूँ C ही सही है, वेरी गुड। तो इसमें बेरिलियम का रेडियस ऑफ बेरिलियम कौन से का है, थर्ड ऑर्बिट का, A0 n² कितना है 4, n और z। रेडियस लिथियम A0 कौन से का दे रखा है, सेकंड का, 2/3, z बराबर 3। कंपेयर कर लो डिवाइड करके, ये x गिवन है, ये पूछा हुआ है, तो x के टर्म में आ जाएगा। सब कर लोगे क्या? ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है, मैं ज़्यादा PYQ इसमें नहीं करा रहा हूँ, बहुत आए हैं पर इसी टाइप के आए हैं। ठीक है, चलो तो n²/z, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला लेते हैं अपन, है ना, दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। बहुत बढ़िया चल रहे हो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट था लेकिन इस साल इस पे कम सवाल आए हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट में ये याद रखना है। इसकी भी फील होती है लेकिन इसकी फील नहीं दिला रहा हूं मैं अभी तुम्हें, इसको याद कर लो यार, टाइम कम है इसलिए इसकी फील नहीं दिला रहा हूं, ये नंबर काम नहीं आता। V प्रोपोर्शनल टू Z/n, V प्रोपोर्शनल टू Z/n, इसकी भी फील होती है बकायदा, लेकिन यार एक ही फील याद करो, R की, V की अभी रहने दो एक बार को, Z/n, 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 तो इसमें सिंपल प्रोपोर्शनलिटी आ जाती। एक बार जैसे आया था nth ऑर्बिट के लिए V प्रोपोर्शनल टू 1/n, प्रोपोर्शनल टू 1/n। चलो अब अपन आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई साहब, इसको भी भूल नहीं सकते हैं, इस पे रेडियस से भी ज्यादा सवाल आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो एनर्जी दोनों फॉर्मेट में होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, जिसको हम E के बराबर बोल रहे हैं। डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूं बच्चों। तो जो टोटल एनर्जी होती है, अपन इनफाइनाइट वाले शेल पे 0 मानते हैं इसलिए माइनस में आती है नीचे, इनफाइनाइट पे 0 का रेफरेंस लेते हैं, E at n इक्वल टू इनफाइनाइट वी टेक E बराबर 0 रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है, पोटेंशियल को वहां पे रेफरेंस 0 ले लेते हैं। ये एडवांस में ज्यादा पूछते हैं, मेन में कम पूछते हैं, इसलिए मेन में इसकी इतनी टेंशन नहीं है अपने को।
ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, -RHC, H प्लैंक कांस्टेंट, R रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद कर लेना यार, वैसे तो देते हैं लेकिन तुम लोग याद कर लेना। 1.1 इंटू 10 की पावर 7, 1.1 इंटू 10 की पावर 7। अब SI यूनिट में भी डाल सकते हो, Z²/n² के प्रोपोर्शनल होती है, Z²/n² के प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 की पावर -19 जूल, छोटा यूनिट है, उसमें -13.6 Z²/n²। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है -13.6 Z²/n²। सब मेरे साथ हैं क्या? -13.6 Z²/n², -13.6 Z²/n²। बोलो, आया क्या सबको समझ में? सब मेरे साथ हैं? अभी के अभी याद कर लेते हैं, ताकि अब मेरी जेई मेन तक या एडवांस तक भी, या जो भी मैं एग्जाम देने वाला हूं, जब भी देने वाला हूं, मेरे को तब तक याद रहे -13.6 Z²/n²। मैग्नीट्यूड लूंगा, अगर प्लस में तो प्लस में आ जाएगा वो, -13.6 Z²/n², 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 ठीक है, याद हो गया, -13.6 Z²/n²। अब एक काम करो तुम लोग, हाइड्रोजन के लिए, H एटम के लिए निकाल लो यार एक बार, ये एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन, पेन चला लो, क्योंकि कई तो रजाई के अंदर घुस के सो गए होंगे नालायक अभी तक भी, और वीडियो चल रहा होगा। अब पेन चलाओ। n = 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ध्यान रखना। n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर n = 3, n = 4, ऐसे एक्साइटेड स्टेट का नंबर कम होता रहता है। तुम ग्राउंड पे हो, फिर n = 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड, फिर सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। तो छोटा सा मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूं यार, जेई मेन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, n की वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हैं, n = 4, या ऐसा बोल सकते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यार प्लीज प्लीज पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट नहीं, लपड़ पड़ेगी अगर ऐसी गलती करी तो। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछा और तूने अगर n = 3 बोल दिया तो वहीं फ्लाइंग चप्पल आएगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 4। बच्चे जल्दीबाजी में ये पढ़ना भूल जाते हैं, भैया एक्साइटेड स्टेट दे रखा है या n की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। n = 4 होएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, सच बता रहा हूं, मतलब वहां सेंटर पर आकर ये ना, ऐसे कर दूंगा मैं, तुम चिंता मत करना, बस ये गलती मत करना बच्चों, है ना। अब निकालो तुम इसको, कैसे करोगे यार, ये वैल्यूज कोशिश करके याद रखना। देखो -13.6 H के लिए Z1 है, जब मैं N1 डाल रहा हूं तो -13.6 आ रही है, N2 डालूंगा तो -3.4 आ रही है, N3 डालूंगा तो -1.51, N4 पे -0.85। यार कोशिश करके इनको याद रखना है यार, मतलब अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी ना तो इनको याद कर लेना। और इसके साथ एक चीज और याद कर लेना, मतलब इन दोनों में डिफरेंस होता है 10.2 का, और इन दोनों में डिफरेंस होता है 12.1 का। 1 से 3 में डिफरेंस होता है 12.1 का, 1 से 2 में डिफरेंस होता है 10.2 का। तो थोड़ा सा इस पे 2 मिनट या 1 मिनट स्पेंड कर लो इस बार यार, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, इस बार लेटेस्ट उसमें, मतलब पता है ये डायरेक्ट दे दिया यार, मतलब मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि यार ऐसा जेईई मेन करेगा, रेयरली करता था, इस बार कर लिया, इसलिए बोल रहा हूं याद कर लो। मतलब हर बार तो क्या बच्चे कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन अब रिस्क नहीं लें, ये दे दिया n = 4 से तुरंत आंसर आ रहा था उसमें, तो जिसको याद हो गया था n = 4 है इस पर, तो वो आ रहा था आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो, तो अब इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं, इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो यार ऐसे जब सवाल आते हैं ना, तो भाई ऐसे सवालों में सिंपल एनर्जी का बराबर करना होता है। शायद आंसर सेकंड आ भी गया होगा, बी आंसर आ गया ना सबका।
चलो तो कैसे कंपेयर करना है यार, वही 13.6, एक बोल रहा है सिंगली आयनाइज कार्बन, मतलब ठीक है ना, कार्बन का जेड होता है 6, एन स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर, नहीं गलत, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन, जेड भी 1 एन भी 1, तो यार ये सही कटेगा, n बराबर 6 आ जाएगा। ऐसे सवाल कंपैरिजन के जो हैं, आवाज आ रही है ना, ऐसे सवाल कंपैरिजन के जो हैं वो इस तरह से करे जाते हैं, कौन सा किसके बराबर होगा, है ना। चलो अब देखो, अब यार ये लेटेस्ट सवाल है और ये टफ सवाल दिखेगा, ये अपन ने एक गुड क्वेश्चन लिया है, मतलब मैं इसमें जेईई की तारीफ करूंगा, ये थोड़ा सा मीडियम से टफ लेवल के बीच में मान लो, मीडियम मान लो, इतना टफ भी नहीं है पर मीडियम मान लो। इसमें जेईई ने रेडियस और एनर्जी दोनों का फॉर्मूला लगवा लिया, एनर्जी और रेडियस दोनों का लगवा लिया। क्या बोल रहा है, किसी ऑर्बिट में रेडियस है इतना, ए नॉट गिवन है इतना, तो अगर उसमें एनर्जी है E बाय एक्स, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में बताओ, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में बताओ, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में बताओ, सॉरी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में E है तो उसमें एनर्जी E बाय एक्स होगी। तो हमें एक्चुअली में एनर्जी जो है, एनर्जी जो है जो E बाय एक्स है बेसिकली वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बताना है ना। और ये चीज है E के बराबर, ये चीज है E के बराबर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n1 होता है। अब कैसे बताएंगे इसको, n निकालना है, n निकालने के लिए उसने उल्टा काम कर दिया, n निकालने के लिए उसने रेडियस दे दिया, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, जेड है 1, तो रेडियस कितना है 8.48 और ये है 0.5, मोटा मोटा मान लो 0.529, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, n इंटीजर है, n हैज टू बी इंटीजर, n हैज टू बी इंटीजर, तो n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लो, तो 8.48 डिवाइडेड बाय 0.5 16, ना 15 आ सकता है ना 17 आ सकता है, 16 ही आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आना है। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, अब यहां पर वैल्यू डाल दो 16, तो E बाय एक्स जो एनर्जी है वो E अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू है 16, एन स्क्वायर डायरेक्टली डाल दो 16, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। आई क्या बात समझ में। तो इसमें ध्यान रखना, देखो दो फॉर्मूले लगा लिए, पहले n निकलवाया r से, फिर एनर्जी निकलवाई उससे, ठीक है चलो, है ना। तो अब सारे लेवल के सवाल लेंगे। अब देखो, अब यार ये भी मतलब मैं उसको सेकंड में ले रहा हूं, मैं इसको सेकंड में ले रहा हूं, ये भी यार इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी U के Q1 Q2 बाई आर से आती है, ये के Q1 Q2 बाई आर से, Q1 की वैल्यू है ZE, Q2 की वैल्यू है माइनस E। ये एडवांस में अंदर जाता है एडवांस में अंदर जाता है, मेन में जनरली अंदर नहीं जाता है, ये समझना। देखो रोल, एडवांस में इसको कुरेद कुरेद का सवाल पूछते हैं, लेकिन मेन में इसको बस छोटी सी बात पूछते हैं, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगा, और ये आता है मेन में, ये आता है मेन में। देखो एक छोटी सी बात बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, कॉलम बना लेते हैं इनके अपन, इन दोनों का सम आपको टोटल एनर्जी देगा। तो जैसे हाइड्रोजन के पहले की बात कर लेते हैं, इसमें -13.6 होती है, ये 2:1:1 के रेशो में रहता है, ये ध्यान रखना, 2:1:1 के रेशो में रहता है, ये 2:1:1 के रेशो में रहता है, ये 2:1:1 के रेशो में रहता है, ये -13.6
तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में होएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। रेफरेंस लेते हुए टोटल एनर्जी नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो ये -2 × 13.6 दोनों को जोड़ो, ये आएगा। ये रेशो याद रखना, डायरेक्ट 4 नंबर देके जाता है ये। टोटल एनर्जी 2:1:1 का रेशो रहता है मैग्नीट्यूड का। पोटेंशियल डबल, काइनेटिक 1 और टोटल भी 1, तो पोटेंशियल -2, काइनेटिक +1, तो टोटल -1 आ जाती है अपने आप। -13.6 + 13.6 -2 × 13.6 याद रहेगा क्या? ठीक है, आया क्या सबको समझ में? अब इसके सवाल कर लेते हैं। देखो अपन ये याद रखना, डायरेक्ट सवाल आते हैं। देखो इस पे, देखो ये अभी लेटेस्ट सवाल आया, लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट, लेटेस्ट, गलती मत करना इसमें। अब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिश्ता बताना है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिश्ता बताना है। बताओ, टोटल एनर्जी डबल होगी? नहीं नहीं, पोटेंशियल डबल होगी, पोटेंशियल डबल होगी टोटल की। अब बताओ, 4 नंबर इस बात पे मिल रहे हैं यार। कौन कहता है जेईई मेन टफ है? पता है जेईई मेन में कौन हारता है? जो हार मान लेता है। जो पढ़ाई नहीं करेगा यार, वो कैसे जीतेगा? एक बात बताओ, जो आज आपकी तरह से मेहनत नहीं कर रहा होगा, जो टाइम पास कर रहा होगा और इस उम्मीद में होगा कोई चमत्कार होगा, मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी आ जाएगी कि मैं एक दिन में ही 99 तक पहुंच जाऊं बिना मेहनत करे, भगवान भी बोलेगा यार मैं तेरे को क्यों दूं? जब मेहनत का टाइम था तब तो सो रहा था। अब बताओ कहाँ टफ है यार? ये अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब ये भी लेटेस्ट है, देखो वो भी 24 का था, ये भी 24 का है, लेटेस्ट PYQ से बिल्कुल। ये देखो, इसको बताओ, काइनेटिक टू पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड 5th एक्साइटेड में कोई सी भी हो, रेशियो सेम ही रहता है। फटाफट से बताओ, अब सबका सही आना चाहिए इसमें। बताओ फटाफट से बोलो, क्या है? सर काइनेटिक टू पोटेंशियल, सर काइनेटिक 1 रहती है, पोटेंशियल 2 रहती है, 1:2। ये बात, शाबाश, है ना? इसको गलत मत करना, वेरी गुड बेटा, सी। ठीक है, चलो अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं, ये भी उसी का पार्ट है। अब एक इलेक्ट्रॉन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लो वो यहां से यहां कूद के आ रहा है, अब कूद ही मारेगा वो। अब लिफ्ट चालू हो गई भाई साहब, अब 2 से 1 पे आ रहा है वो। जब वो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, एक बात बताता हूं, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी देखो इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाता है जब आदमी, ऊपर मतलब परमानेंट ऊपर वाला, अपने करियर में भी ऊपर जाता है तो उसको एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, तभी वो ऊपर जाता है। परसेंटाइल में ऊपर जाना है तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ये याद रखना। तो जब इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तुम नंबर से मत देखना, माइनस साइन भी आगे, -3.4 ज़्यादा बड़ा है -13.6 से, तो ऊपर जाता है तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अब बताओ, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब वो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, इसमें रिक्वायर होती है। नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर होती है, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होगी? दोनों एनर्जीज का डिफरेंस के बराबर होगी, दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर होगी डेल्टा ई, दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो मैं तो इसको ऐसे लिखता हूं, 13.6 × Z² 1/N1² - 1/N2²। अब एक बात ध्यान से सुनना, साइन की टेंशन मत लेना, साइन का टेंशन मत लेना। तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है, 2 और 1 के बीच में गैप है 10.2 का, 10.2 का गैप है इनके बीच में। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10.2 रिक्वायर होगी,
ऊपर से नीचे जाएगा तो 10.2 रिलीज होगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो तुम्हें तो 10.2 वैल्यू निकालनी है बस। तो N1 और N2 जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है, N1 से N2 गया या N2 से N1 गया, दोनों में सेम फॉर्मूला लगा देना और अपनी फिजिक्स की बुद्धि से रिक्वायर या रिलीज ये हिसाब लगा लेना। समझ गए क्या? तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है ना? ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है, और अगर अपन जूल में देखें तो RHC की वैल्यू ही तो 13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। RHC से कर लो या 13.6 से कर लो। चलो अब इसका सवाल से प्रैक्टिस करते हैं इसका सीधे। अच्छा, कुछ टर्म्स देख लो। एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ऊपर भेजने में एक्साइटेशन एनर्जी बोला जाता है उसको। ये टर्म पता होने चाहिए। जैसे किसी ने तुमसे पूछ लिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। किसी स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से वहां तक पहुंचने की, ग्राउंड से वहां तक पहुंचने की। तो तुम्हें ऐसे सवालों में सिर्फ हिसाब लगाना होता है कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है। तो चलो बताओ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी, अभी देखना गलती करोगे ना फ्लाइंग चप्पल आएगी नालायक को। एक्साइटेशन एनर्जी बताओ इसकी, कहां से कहां भेजोगे। अगर क्वेश्चन ने ये पूछ लिया, तुम तो मेरे को सिर्फ इतना सा बता दो कहां से कहां भेजना है तुम्हें। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कहां से कहां भेजना है, बस N1 N2 बता दो मेरे को। तो तुम N1 N2 बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3 है ना, 4, वेरी गुड। इसका मतलब हो गया n = 1 से हमको n = 4 पे भेजना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है n = 1 से n = इनफाइनाइट तक भेजना है। ग्राउंड स्टेट की आयनाइजेशन पूछ ली तो फर्स्ट स्टेज की पूछेंगे, मतलब सॉरी हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पूछेंगे तो 2 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे भेजना है, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है n = इनफाइनाइट से लेकर n = 1 तक। अगर 1 वाले की बाइंडिंग पूछी है तो इसमें आता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हुआ। n = 2 की पूछी है तो इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, n से n = इनफाइनाइट तक, और इसमें उल्टा बिल्कुल एकदम इनफाइनाइट से n तक का। ठीक है, चलो अब सवाल से समझ लेते हैं इनको अपन। अच्छा, ये एनर्जी फोटोन के फॉर्मेट में निकलती है। फोटोन के फॉर्मेट में तो डेल्टा E बराबर h-म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। डेल्टा E जो तुमने सब कुछ पढ़ा ये फ्रीक्वेंसी है, और hc/लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है। आ गए क्या? ठीक है, अब इनको लगा लेते हैं यार सीधे। चलो अब लगा लेते हैं इनको। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल मैंने पूछ लिया है ना, PYQ है अपना। किसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम किसमें होगी? डेल्टा E मैक्सिमम किसमें होगी? तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ये बहुत बार आ चुका है इसलिए मैंने ले लिया। 1 2 3 4 5, जब भी एक का डिफरेंस होता है, जब भी एक का डिफरेंस होता है तो 1 से 2 में सबसे ज़्यादा गैप होता है। 1 से 2 का मैक्सिमम गैप होता है, और ये गैप ऊपर जाते जाते घटता जाता है, ऊपर जाते जाते घटता जाता है। तो 2 से 1 जाएगा, 2 से 1, 2 से 1 है ना। 1 और 2 का गैप सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। 1 और 2 का गैप सबसे ज़्यादा होता है हर 1 के उसमें कंपेयर करें तो। ठीक है, चलो ये याद है तुम्हें, सबका आंसर सही आ रहा है मतलब याद है। अब इसमें क्या करें भाई साहब, अब यहाँ पर हम फंस गए, नहीं फंसे। टफ दिख रहा है सवाल, कैलकुलेशन का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट क्या बोल रहा है? एक हाइड्रोजन जैसा आयन, Z नहीं बताया, फ्रीक्वेंसी इतनी भेज रहा है जब वो 2 से 1 में कूद रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी भेजेगा अगर वो 3 से 1 में कूदेगा? तो
तो तुम्हें पहले 2 से 1 का फॉर्मूला लगाना है, HF1 या μ1 कुछ भी बोल लो, 13.6 z स्क्वायर 2 से 1 है। पहले मैं छोटा नंबर लेता हूँ हमेशा, फिर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ हमेशा, ध्यान रखना, कैलकुलेशन भी सीख लो। पहले मैं छोटा नंबर लेता हूँ हमेशा, फिर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, ताकि ये पॉजिटिव आता है। F1 की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁵। अब ये टफ PYQ आ गया थोड़ा सा, 10⁻15 ये गिवन है। अब सेकंड HF2 जब मुझे 3 से 1 भेजना है, इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला यार। अब देखो ये कैलकुलेशन तुम्हें एक्चुअल में करनी पड़ेगी, लेकिन हम टाइम बचाएंगे यहाँ पर अब, है ना। HF1 HF2 तुम्हें F2 निकालनी है। सर आप टफ PYQ मत लिया करो, सर सिंपल ही ले लिया करो। अरे यार बेटा टफ भी तो कुछ आते हैं ना यार, वो प्रैक्टिस सबकी करनी पड़ेगी, ये तो बेईमानी हो जाएगी तुम्हारे साथ में फिर वो तो, अगर मैं आसान आसान ही लूँगा सारे तो। तो यार अगर तुम्हें इसमें तुम्हारी कैलकुलेशन कमज़ोर हो, तुम्हारे पास टाइम कम बचाओ ना, तो पता है तुम लोग सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना इसको, वो ब्रेन पावर सेविंग में बता दूंगा वो बात, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, F2 की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 32। 4 नहीं आएगा बेटा, 32 आएगा। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया, तो जब तुम कंपेयर करोगे तो इनका आंसर 32 आ जाएगा। x/9 से कंपेयर कर लेना है इसको, तो 32 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे अपन इसको, इस तरह से करना होता है ना। अब ये है थर्ड इम्पॉर्टेंट, मैंने बोला था 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब भाई साहब हाइड्रोजन में ये सीरीज हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ये तुम्हें याद रखना है यार। मतलब इसका मैं तुम्हें याद करने का तरीका ही बता दूंगा, पर पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा सा अपन, यहाँ जरूरी है, इससे सवाल आता है। अब इलेक्ट्रॉन देखो कहीं से कहीं भी कूद सकता है। ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n = 1 तक कूदता है तो 2 से 1 कूद सकता है, 3 से 1 कूद सकता है, 4 से 1 कूद सकता है। तो इसमें कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ कुछ वेवलेंथ निकलेंगी। भाई लाइट एमिट होगी ना, 2 से 1 कूदा तो भी होगी, 3 से 1। तो अब जब 1 पे कूदता है उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं उसको, लाइमन सीरीज, साइंटिस्ट का नाम पे रखा है ये लाइमन। अगर वो n = 2 पे कूदता है, n = 2 पे कूदता है वो, n = 2 पे कूदता है वो, तो उसे बामर सीरीज बोलते हैं, बामर सीरीज, बामर। 3 पे कूदता है तो पास्चन, 4 पे कूदता है तो ब्रैकेट, 5 पे कूदता है तो पीफंड, 6 पे कूदता है तो हम्फ्री। अब याद कैसे करूं सर मैं इसको, इसकी एक ट्रिक बताता हूं। मान लो तुम डेट पे गए, सर अभी एक बार अच्छी IIT में पहुंच जाओ, बढ़िया बढ़िया डेट पे जाएंगे, मोहल्ले वाले चल जाएंगे तुम्हारे साथ डेट पे तुम्हारे। वो गाना सुना है, वो जाने वाले बालम वा, तो एकदम शुद्ध हिंदी में सहेली को तुम बालम भी बोल सकते हो। तुम सहेली को डेट पे लेके गए और तुमने कहा आज भैया घर वालों ने बहुत पॉकेट मनी दी है, तो तुमने क्या ऑफर करा, ले बालम पास्ता, ले बालम पास्ता, पास्ता खिलाया तुमने। अच्छा पास्ता के साथ में गार्लिक ब्रेड भी मंगानी है, ओके ब्रेड, ले बालम पास्ता ब्रेड। अब तुमने सब मंगा लिया। अब देखा तुम्हारा बहुत और तुम्हारी सहेली खाई जा रही है, तो तुमने कहा ले सारी फंडिंग ले ले, जितना भी पिताजी ने फंडिंग करी है तू सारी ले ले, तू इतनी हंगरी है। तो जब भी डेट पे जाओ, ले बालम पास्ता ब्रेड, क्या बोलोगे सहेली से, अभी बोलो, याद होना चाहिए ये 4 नंबर दिलवाई की सहेली, कभी तो काम आए सहेली। ले बालम पास्ता ब्रेड, फंड भी ले ले तू सारा, अभी भी हंगरी है तू। कैसी सहेली बनाई है तुमने यार, पास्ता खा गई, ब्रेड खा गई, तुम्हारी सारी फंडिंग खा गई, तुम्हारा सारा फंड खाली कर दिया उसने, फिर भी हंगरी है। ले बालम पास्ता ब्रेड फंड हंगरी, आया क्या? ठीक है
है ना। अब ले मतलब लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हंगरी, ठीक है। सहेली ओपी, ठीक है, चलो, है ना। अब तो ये ध्यान रखना, पहली लाइन को अल्फा लाइन, दूसरी को बीटा, तीसरी को गामा बोलते हैं, ये कम आता है, ठीक है। चलो अपन अब ये देखते हैं, चलो अब, है ना। अच्छा, एक चीज छोटी सी और याद रखनी है इसमें यार, बामर वाली विजिबल रीजन में आती है, बामर वाली विजिबल रीजन में आती है, लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट होती है, लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट होती है, बामर वाली विजिबल होती है। डायरेक्ट आ जाता है कई बार, बामर कौन सी होती है या विजिबल कौन सी होती है ना। तो याद रखना, विजिबल बामर वाली दिखती है कोरी आंखों को सिर्फ, है ना। तो जैसे एक आई थी विजिबल बामर सीरीज, विजिबल मतलब बामर सीरीज, विजिबल मतलब बामर सीरीज, है ना, विजिबल मतलब बामर सीरीज, सिंपल, ठीक है। चलो, अब ये जो फॉर्मूला लगता है ट्रांजिशन में, हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा ई बराबर आर एच सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इसको एच सी बाय लैम्डा कर दो, इसको एच सी बाय लैम्डा कर दो, एच सी से एच सी कटेगा। अगर तुम्हें यह फॉर्मूला याद रहता है 1/λ बराबर इतना तो अच्छी बात है, नहीं तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाना, आर के टर्म्स में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिख जाएगा तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है। 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो इसको यहाँ पर यार, अपन इसमें रिस्क नहीं ले सकते। डेल्टा ई आर एच सी 13.6 के बदले आर एच सी लिख दिया, ये लिख दिया जेड स्क्वायर, एच सी बाय लैम्डा, एच सी से एच सी कट गया, तो 1/λ इक्वल टू आर दिस इंटू जेड स्क्वायर, बोलो, ठीक है। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। अब कैसे सवाल आते हैं इसमें, ये हर साल लेटेस्ट पीवाईक्यूज जो हैं इसी टाइप के आ रहे हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी स्टेट में हो ध्यान से सुन लेना, मतलब सर दर्द हो रहा हो, फुल एनर्जी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, यार इस सवाल को तो आना ही चाहिए। अब देखो ये क्या बोलता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन की वेवलेंथ है लैम्डा। हमेशा इसमें यह देखना चाहिए कहां से कहां कूद रहा है लाइमन का फर्स्ट मेंबर। अब एक बात ध्यान से सुन लो, लाइमन का फर्स्ट मेंबर, लाइमन मतलब क्या, लाइमन मतलब क्या, कहां से कहां कूदेगा, 2 से 1, 3 से 1, लाइमन मतलब 1, ले बालम, ले 1 पे आ रहा है, ले 1 पे आ रहा है मतलब 1, 5 से 1, 6 से 1 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट लाइन है लाइमन की, ये सेकंड लाइन है लाइमन की, ये थर्ड लाइन है लाइमन की। तो लाइमन का फर्स्ट मेंबर मतलब 2 से 1 पे कूद रहा है। लाइमन का सेकंड मेंबर, लाइमन का सेकंड मेंबर मतलब 3 से 1 कूद रहा है। इनमें कैलकुलेशन होती है, देखो थोड़ी सी, इनमें कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी। अब एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, मैंने तुक्का स्ट्रेटेजी बताई थी 2 ऑप्शन रिजेक्ट होने की। अब मुझे पहले ट्रिक लगाते हैं, 2 ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। देखो पहले मान लो तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम नहीं बचा, फिर 2 से 1 में ज्यादा एनर्जी कि 3 से 1 में ज्यादा एनर्जी, एक 2 से 1 कूद रहा है, एक 3 से 1 कूद रहा है, इसमें मोर एनर्जी है, इसमें मोर एनर्जी है। ट्रिक क्या है, इसमें मोर एनर्जी मतलब लैम्डा लेस, लैम्डा कम हो गई। 3 से 1 में ज्यादा एनर्जी जाएगी ना, अबे 3 से 1 का डिफरेंस ज्यादा है, 2 से 1 के कंपैरिजन में तो 3 से 1 का ज्यादा है। कुछ बच्चे 2 से 1 बोल रहे हैं, नहीं बेटा वो मैंने कंपेयर करवाया था 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3 में 2 से 1 ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है 2 से 1 से आ रहा है और एक 3 से 1 से आ रहा है, कहाँ ज्यादा मेहनत लगेगी यार, 3 से 1 पे ज्यादा मेहनत लगेगी ना ऑब्वियसली। तो 3 से 1 पे ज्यादा एनर्जी मतलब लैम्डा लेस, आंसर लैम्डा से छोटा आना चाहिए। जो नई लैम्डा आएगी वो लैम्डा से कम होगी, एनर्जी ज्यादा मतलब लैम्डा कम। तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट करो, ये ट्रिक आनी चाहिए, ये ट्रिक आनी चाहिए। ऑप्शन रिजेक्ट करो,
जिसमें लैम्डा बढ़ रही है, ये बढ़ गई रिजेक्ट, ये बढ़ गई रिजेक्ट। दो ऑप्शन तो हुए रिजेक्ट, दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हुए, बच गए ए और डी। ए और डी बच गए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। अब तुम यहाँ पर फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना। तो 1/λ पहली वाली r, छोटा नंबर नीचे माइनस बड़ा नंबर, z तो कैंसिल हो जाएगा, और 1/λ2 जो तुम्हें निकालनी है, नहीं लैम्डा डैश ले लो इसको यार, लैम्डा डैश ले लो, लैम्डा डैश ले लो r 1/1² माइनस 1/3 स्क्वायर, डिवाइड कर दो इनको। तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, ध्यान रखना ये सवाल कैलकुलेशन मांगता है, ये सवाल कैलकुलेशन मांगेगा पर नंबर जरूर देके जाएगा। तो अगर टाइम बचा हो तो फर्स्ट राउंड में कर लेना, नहीं तो सेकंड राउंड में कर लेना। ये हो गया 3/4r, ये हो गया 8/9r। अब डिवाइड कर दो दोनों को, तो लैम्डा डैश ऊपर आएगा, लैम्डा नीचे आएगा, 3/4 अपॉन 8/9, तो 27/32 आते हुए दिख रहा है। 27/32 पूरा नहीं करूंगा अब मैं, 27/32, 27/32, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कई बच्चों ने जो गलती से ये मार करने वाले थे कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, वो ध्यान रखना फिजिक्स की फील्ड से लैम्डा तो कम होएगी क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। बस इसी तरीके के सवाल आते हैं, अब इसी तरीके के सवाल आते हैं। देखो अब तो मैं वो नहीं करा रहा ज़्यादा, एक और कॉन्सेप्ट लास्ट का ले रहा हूं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है, ये टर्म और आने लग गए आजकल, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो पहले लाइमन, चलो बामर लिख लेते हैं पहले अपन, बामर या लाइमन लिख लेते हैं, चलो लाइमन में एक कॉन्सेप्ट सवाल के थ्रू और सीख लो। लाइमन कौन सी है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट से 1, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट से 1, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट से 1, ऐसे करते करते इनफाइनाइट से 1, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ एनर्जी, ये और वो, ये सबसे लीस्ट एनर्जी है, ये सबसे लीस्ट एनर्जी है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी। लीस्ट एनर्जी मतलब, लीस्ट एनर्जी मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट लैम्डा। सबसे कम एनर्जी मतलब लॉन्गेस्ट लैम्डा, सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये मैक्सिमम एनर्जी थी, इसलिए शॉर्टेस्ट लैम्डा। तो शॉर्टेस्ट बामर, शॉर्टेस्ट लाइमन का रेशो निकालना है तुम्हें अब। तो शॉर्टेस्ट लाइमन कितना हो गया, शॉर्टेस्ट लाइमन कितना हो गया, कहां से कहां कूदा, इनफाइनाइट से 1, और शॉर्टेस्ट बामर इनफाइनाइट से 2, इनका रेशियो निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट बामर, शॉर्टेस्ट लाइमन, ये भी लेटेस्ट है ये भी। वाह यार तुम्हारे आंसर आ रहे हैं यार, मतलब बहुत बढ़िया बात है। 4:1 बच्चों का आंसर आ रहा है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। इनफाइनाइट से 2 में और इनफाइनाइट से 1 में, मैं फिजिक्स का चेक पॉइंट लगा रहा हूँ तुम्हारे आंसर पे। इनफाइनाइट से 2 में कम एनर्जी और इनफाइनाइट से 1 में ज़्यादा, क्योंकि और नीचे कूद रहा है। कम एनर्जी मतलब ज़्यादा वेवलेंथ, तो इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी। तो ज़्यादा S2 कम आना चाहिए, ज़्यादा S2 कम आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन बच गए, और n स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 4:1। चेक से भी आंसर निकाल सकते हैं अपन सीधा, ये A आएगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं यार, पोपट नहीं हो जाए। A आ गया, हाँ। वापस से समझाता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने थोड़े से इसमें अच्छे PYQs ले लिए यार,
तुम ऐसा मत बोलना सर इजी इजी करवाओ यार, मतलब देखो बेईमानी नहीं करूंगा यार मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ में। ऐसा नहीं है कि यार आसान आसान ही करवा दिया और नहीं, है ना। वापस से समझाता हूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन की होती है जब मैक्सिमम एनर्जी होती है, मतलब इनफाइनाइट से 1 कूदता है जब इलेक्ट्रॉन, तब सबसे छोटी लाइमन निकलती है। और सबसे छोटी बामर निकलती है जब इनफाइनाइट से 2 कूदता है। बामर पे 2 पे कूदाना है और सबसे दूर से कूदाओ, मतलब इनफाइनाइट से कूदाओ। तो एक बार इनफाइनाइट से 2 की एनर्जी निकाल लो, एक बार इनफाइनाइट से 1 की निकाल लो, वेवलेंथ डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 4:1। ठीक है, चलो बढ़िया। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये भी लेटेस्ट आया देखो, लॉन्गेस्ट ऑफ पास्चन, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, तो तुम्हारे पास अगर टाइम कम हो तो तुम राउंड 2 में डाल देना उसको। लॉन्गेस्ट ऑफ पास्चन, ले बालम पास्ता खा, पास्चन मतलब 3 पे कूदेगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी मतलब एकदम पास से कूदाना है, एकदम पास से कूदाना है, तो 4 से 3 कूदेगा, 4 से 3 कूदेगा। बाकी अब तुम निकाल लेना, ऑप्शन कैलकुलेशन डायरेक्टली इनसे कर लेना, आ जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/, छोटा नंबर माइनस 1/, छोटा नंबर माइनस 1/, बड़ा नंबर इंटू Z²। हाइड्रोजन में होता है ये, आर की वैल्यू डालो, लैम्डा आ जाएगा। ट्रिक ये है, पूरा सॉल्व मत करना, पूरा सॉल्व मत करना, आर को 1.1 लेके अप्रॉक्स निकाल लेना, ठीक है। अब आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बस इसमें नंबर इस बात के तुमने पहचान लिया लॉन्गेस्ट ऑफ पास्चन कौन होगी, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते जाते हैं यार, इसमें अब चलता जा रहा है मामला, है ना। अब बताओ, अब ये थोड़ा सा इसने, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसने जो है लेटेस्ट PYQs ये सारे, कुछ में नंबर डल रहा है, कुछ में नंबर नहीं डल रहा है, सब लेटेस्ट है ऑलमोस्ट, है ना। और जो रिपीटेड है वो पहले वाले भी, मतलब सब मिक्स है इसमें, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, नॉलेज का सवाल है, नॉलेज का, ये नॉलेज का सवाल है ये। मतलब अब ये बोल रहा है कि मैं हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड में पड़ा हुआ है, एक n=1 पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ग्राउंड में, मैं इसको कितनी एनर्जी दूं कि मुझे, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सवाल है ये, मतलब प्यारा प्यारा सवाल है यार ये बहुत। मैं इसको कहां तक पहुंचाऊं कि मुझे बामर मिल जाए, बताओ। तुम मुझे एनर्जी मत बताओ, पहले रुको। n=1 पे कोई पड़ा हुआ है, मुझे बामर चाहिए, बामर मतलब, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल चल रहे हैं अपने, मजा, और तुम दे भी रहे हो आंसर। मैं उसको कहां पर पहुंचाऊं, पहले इतना सा बता दो, आंसर बाद में बताना। मैं उसको कहां पर पहुंचा दूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहां पर पहुंचा दूं कि वो जब वापस नीचे आए तो मुझे एक बामर तो दे के जाए। अगर मान लो मैंने n=2 पे पहुंचाया, मैंने n=2 पे पहुंचाया, मान लो मैंने उसको n=2 पे पहुंचाया, तो यार वो तो मुझे सिर्फ लाइमन देगा। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ तक पहुँचाया तो वो तो सिर्फ मुझे लाइमन देगा, मुझे तो बामर चाहिए। तो इसको मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ, मतलब तुम n=1 पे खड़े हो एक बिल्डिंग में, तुम कहाँ तक जाओ कम से कम कि तुम 2 पर उतर के आ सको। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम कहाँ तक जाओ मिनिमम कि तुम 2 तक उतर के आ सको। सर मुझे कम से कम 3 तक तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं 2 पर उतर के आऊंगा। यस, तो मुझे 1 से 3 भेजने में कितनी एनर्जी लगेगी, 1 से 3 भेजने में कितनी एनर्जी लगेगी, 1 से 3 का डिफरेंस होता है, अपन ने याद भी कर रखा है, 12.1, तो मुझे 12.1 देनी पड़ेगी। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, मुझे उसको n=3 तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके वो 2 पर कूदेगा। अच्छा मुझे यार एक बार बता दो, तुम ऐसे सवाल झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे हो, कि सर अगली बार भी आप अच्छे सवाल लेना। बेटा सब लेंगे अपन, है ना। चलो अब ये लास्ट आ गया तुम्हारा, बधाई हो। तो तुम लोगों ने
तो देखो ये लाइमन और इनमें ना थोड़ा कैलकुलेशन होता है, इनके और प्रैक्टिस कर लेना थोड़े से, है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लगती है कहाँ से कहाँ कूद रहा है उसमें। अब बहुत सिंपल आ गया। अब भाई साहब कितनी वैरायटी की लाइंस निकलती हैं, इसमें से भी सवाल आ जाते हैं। तो अगर n लेवल्स इन्वॉल्व हूं, मान लो यहां से यहां कूद रहा है, n लेवल्स इन्वॉल्व हूं, तो n इंटू एन माइनस 1/2 लाइन्स निकलती हैं। इतनी लाइन्स निकलेंगी अलग अलग प्रकार की। NC2 बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 11th या 12th के बचपन में, NC2 n इंटू एन माइनस 1/2। तो अगर 3 लेवल इन्वॉल्व होंगे तो 3 इंटू 2/2, 4 होंगे तो 4 इंटू 3/2, 5, 6। बस तो तुम्हें यह पता करना है कितने लेवल्स इन्वॉल्व हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन कूदा फांदी मचा रहा है। ठीक है, तो चलो अब ये सवाल करो, x डिफरेंट वेवलेंथ मिली है जब एटम n = 6 तक पहुंच गए हैं। अब 6 से कूद के 1 तक आना है, कितने लेवल्स इन्वॉल्व हुए, लेवल्स कितने इन्वॉल्व हुए, 1 से लेकर 6 तक कितने इन्वॉल्व हुए, लेवल्स = 6। फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, अब फॉर्मूला लगा दो सर। तो x = n इंटू एन माइनस 1/2, 6 इंटू 5/2, दैट इज अभी कितना आ गया, 15। ठीक है, अब ऐसे हलवे भी आते हैं। 15 आ गया सबका, वेरी गुड। तो ये तो आसान होता है, बहुत बहुत आसान होता है। तो यार अब थोड़ा एक आसान कर लो, फिर एक और टफ कराऊंगा। और नहीं रुको, अब जेई मेन ने बोला यार इतने से मैं मार्क्स कैसे दे दूं, मैं इतने से मैं मार्क्स कैसे दे दूं 4 नंबर, थोड़ा सा और पूछता हूं। अब उसने लेटेस्ट क्या पूछा, मैंने 10.2 दिया ग्राउंड स्टेट से, सवाल मैं पढ़ के बता देता हूं। मैंने 10.2 दिया ग्राउंड स्टेट से, मैंने ग्राउंड से इसलिए मैंने याद करवाए थे। देखो यहां से 10.2 दिया, बोलो कहां भेज दिया, बोलो कहां भेज दिया, n = 2 पे भेज दिया। अब यहां से वापस कूदेगा, कितनी लाइंस मिलेंगी, 2 लेवल्स इन्वॉल्व हैं, 2 लेवल्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 इंटू 1/2, एक ही लाइन मिलेगी, 2 से 1 वाली एक ही लाइन मिलेगी यार। ये लो, पर इसने थोड़ा सा हमारे साथ में गेम खेल लिया, भैया इतना कूदा तो बताओ कितना। अब इसने इसी तरह से ये पूछ लिया, मैंने एक्साइट करवाया इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी तक। अब इसने डायरेक्ट नहीं बोला कहां तक करवाया, इस लेवल तक करवाया, इस लेवल तक करवाया। अगर तुम्हें याद हो, इसका मतलब है n = 4, n = 4, माइनस 0.85 का मतलब n = 4 तक। अब बताओ 4 से लेकर 1 तक कूदता रहेगा, कूदता रहेगा, आता जाता रहेगा अलग अलग रास्तों में। अब बताओ लाइंस बोलो, लाइंस बोलो, लाइंस बोलो, सब इंटीजर टाइप है ये। 4 इंटू 3/2, 6 आंसर आ जाएगा, शाबाश। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। तो भाई मेजर 95% एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा हो गया, 98% मानो तुम तो, बधाई हो भाई। अब छोटे 1% के कॉन्सेप्ट और हैं, वो देख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बोला था 1 घंटे में करवा दूंगा, 1 सवा घंटे में उतने में हो गया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट एक कॉन्सेप्ट, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर 5वें शेल में है, अभी तुम्हारा डुअल नेचर चालू होगा, इसके बाद उसकी एक झलक देख लो। अगर 5वें शेल में है तो 5 पूरी वेव्स बनती हैं, 5 पूरी वेव्स बनती हैं। तो 2πr = n लैम्डा, 2πr = n लैम्डा, 5वें शेल में है तो 5 बनती है। ये ध्यान रखना, इसकी बहुत डीप थ्योरी है, जेई मेन को भी नहीं पता इतनी डीप थ्योरी है वो, तो मोटा मोटा रिजल्ट याद कर लो। एडवांस के टाइम पर आके इसकी चीर फाड़ करेंगे अपन। एडवांस घुसता है अंदर इसके, बहुत बेशर्मी से घुसता है इसके अंदर एडवांस, लेकिन जेई मेन को पता ही नहीं है इसका एडवांस क्या होता है। तो 2πr लेंथ ऑफ दिस ऑर्बिट इज n लैम्डा, n लैम्डा, है ना, बस ठीक है। अब एक लास्ट चैप्टर कंप्लीशन में मैं कुछ छोड़ नहीं रहा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भाई साहब ने बोर मॉडल के पहले, बोर भाई साहब के पहले एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, एनिमेशन भी देख लो। उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए थे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई थी,
ऑब्जर्वेशन देख लो कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, सीधे, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए थे। इससे रदरफोर्ड ने एक चीज निकाली थी कि भैया न्यूक्लियस के अंदर ही, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की काफी सारी स्पेस एम्प्टी है, 99.9% एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। क्योंकि इसके पहले थॉमसन भाई साहब ने जो मॉडल दिया था, केक मॉडल, कि यार प्लस और माइनस सब एक जगह हैं, रदरफोर्ड ने कहा धत्तेरी की हट, अबे एक जगह नहीं है, सब पॉजिटिव छोटी सी जगह में है, उसके बाहर एम्प्टी है, वहां नेगेटिव हैं। अल्फा स्कैटरिंग से हिसाब लगा लिया इन्होंने, ठीक है। अब लेटेस्ट सवाल यह आया इसके ऊपर में, चलो बताओ, थ्योरी पे कुछ सवाल आ जाते हैं कुछ कुछ। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड इज पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन टाइनी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, रदरफोर्ड मॉडल। ये तो सही है, वन तो। एटम इज ए स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव एम्बेडेड इन इट। अबे नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये सही है। ये तो थॉमसन ने बोला था नीचे वाला, तो रदरफोर्ड ने तो दूसरा बोला था। बोलो, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट केस होता है, सर ये तो छुड़वा ही दो सर यार आप, अरे यार सुन लो बस यार, मैं समझता हूँ बिल्कुल तुम थक गए होंगे, पर ठीक है सुन लो एक बार। इसमें क्या होता है, एक ये जनरली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है। एक अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसको फेंका मैंने एक u0 स्पीड से, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ना, Ze इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, ये उसको रिपेल मारेगा, ये जाएगा 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 जाएगा, घुस जाएगा क्या एकदम? नहीं, इसको रिपल्शन मिल रहा है, तो ये यहाँ जाके रुक जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल, तो ये यूँ जाएगा और लौट के वापस आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि सबसे नज़दीक कितना पहुँचा, सबसे नज़दीक कितना पहुँचा, कितना पहुँचता है। तो सारी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू u0 स्क्वायर, इन्फिनिटी से फेंका है, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। k q1, इसका q1 है +2e, इसका है Ze बाय r0, ये फॉर्मूला लग जाता है। सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये रुकता है और फिर पिछू वापस आ जाता है। ये याद रख लेना, इस इक्वेशन में से मतलब रेयरली 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 आ जाए तो ये इक्वेशन लगा देना, ठीक है।